हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु पे। आज आपको कथन निष्कर्ष का सेकंड चैप्टर कराने वाला हूँ, सेकंड पार्ट कराने वाला हूँ। पहले पार्ट में सारे एग्जाम्पल समझाए थे और आपको कुछ टॉपिक समझाए थे कि कब कब निष्कर्ष सही होगा और कब कब निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो आपको छोटा सा काम करना है कि जस्ट 10, 15 या 20 मिनट की वीडियो है, तो एक पुरानी वीडियो देख लो ताकि उससे आपको पता चल जाए कि हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। आई बटन आ रहा होगा यहाँ पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको कथन निष्कर्ष का फोल्डर मिल जाएगा। देन आपको बस उस पर क्लिक करना है, प्लेलिस्ट चेक करनी आपको आती होगी। मेरे चैनल पे क्लिक करिए, साइड में स्लाइड करिएगा, ऊपर ब्लॉक आ रहे होंगे, उसमें जहाँ प्लेलिस्ट लिखा है वहाँ चेक करेंगे, कथन निष्कर्ष की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप बस उसे एक बार चेक कर लो। तो उससे फायदा ये होगा कि आप अगर कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो मैं क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ वो समझोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो समझने में, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो कथन निष्कर्ष क्या है कि आपको कथन दिया होगा और इसमें देखो कोई भी टीचर आपको घोल के नहीं पिला सकता, और खासतौर से इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट है, आपकी बुद्धि है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपकी सोच दिखाते हैं ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं। तो यहाँ कथन दिखाई देंगे, क्वेश्चन दिखाई देंगे, आपको सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन दिखते रहेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ लिखना ही नहीं है, इसलिए मैंने मार्कर देखो है ही नहीं, सिर्फ सुनेंगे, क्वेश्चन दिखेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा, दैट्स इट। तो पहला क्वेश्चन एग्जांपल सारे कर लिए थे, अरिहंत आर के जब बुक पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आज जो करें वो पहला क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। जिन बच्चों के पास बुक है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे नाम सर्च करेगा हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु, आपको टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर पीडीएफ पड़ी हुई। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कथन, डॉक्टरों का कहना है सुबह का योगा अभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये आपका कथन हो गया। दो निष्कर्ष दिए गए बेटा। पहला, सुबह का योगा अभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है, और दूसरा, शाम के समय योगा अभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए, सबसे पहली बात, कल जब मैंने आपको बताया था तो केवल, एकमात्र, सिर्फ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग निष्कर्ष में कभी नहीं कर सकते। आप कभी ये नहीं कर सकते एकमात्र तरीका। उसने बोला है कथन में, डॉक्टरों का कहना है कि सुबह के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्या इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये एकमात्र तरीका है? क्या और कोई तरीका नहीं है स्वस्थ रहने का? नहीं सर, और तरीके भी हो सकते हैं, एकमात्र तो नहीं बोला गया, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा बोला, शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखो, शाम के बारे में तो कथन में बात ही नहीं हुई, और जब शाम के बारे में कथन में बात नहीं हुई तो आप कुछ भी नहीं बता सकते कि शाम में अच्छा है या शाम में अच्छा नहीं है। तो दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा दोनों गलत, और दोनों गलत का मतलब ये है बेटा कि कोई सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, यदि ना तो एक और ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। तो ऑप्शन सी पहले का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। डन। आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या? दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, कपिल ने मुनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल, ये लिखा हुआ है, शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। यानी कि एक न्यूज एंकर है जिसका नाम है कपिल, उसने समाचार पढ़ता है वो, तो उसने क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता। यानी कि उसको पुरस्कार मिला है कि सबसे अच्छे आप एंकर हो, आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हो, दैट्स इट। अब निष्कर्ष बोले दो। पहला बोला कपिल एक टीवी समाचार एंकर है, तो देखो उसको क्या अवार्ड मिला है, उसको अवार्ड मिला है समाचार एंकर के लिए, सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर के लिए। इसका मतलब क्या है कि वो समाचार एंकर है। तो पहला वाला क्या हो गया, सही हो गया, यानी कि पहला वाला अनुसरण करता है। दूसरा, कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। अब देखो, दूसरी बार या तीसरी बार या पहली बार, ऐसा उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कथन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो दूसरा वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर हो गई बात? देखो, क्वेश्चन जो भारी होंगे उनको एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे, जो आसान से हैं उनको मुझे लगता नहीं है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो आसानी से समझ रहे आ रहा होगा आपको, बहुत आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तीसरा। तीसरा बोला, राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। यानी कि राम और श्याम को हमेशा पहला, कभी राम पहला कभी श्याम पहला, कभी राम दूसरा कभी श्याम दूसरा, ऐसे पहला दूसरा मिलता है इन्हीं दोनों को, और कोई बच्चा आगे नहीं आता, ये दोनों टक्कर में चल रहे हैं। पहला निष्कर्ष क्या बोला, राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है और श्याम को दूसरी। देखो, उसने बोला राम और श्याम को पहला दूसरा मिलता है, लेकिन किसको पहला किसको दूसरा आप ये नहीं बता सकते, क्योंकि निष्कर्ष में बोल दिया कि राम को हमेशा पहला मिलता है। इसका मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि आप ऐसा नहीं बता सकते, कभी इसको पहला मिलता है कभी उसको पहला मिलता है। तो क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है यानी कि पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। दूसरे पे आते हैं। दूसरे बोला, राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत ही कठिन है। दूसरा वाला सही, प्रतिस्पर्धा मतलब बेटा कॉम्पिटिशन,
कि उनमें कंपटीशन बहुत हार्ड है, मतलब बहुत हार्ड कि दो टक्कर के खिलाड़ी हैं, मतलब बहुत अच्छा, दोनों ही पढ़ने में अच्छे, दोनों ही टॉपर हैं, कभी वो उससे आगे निकल जाता है, कभी वो उससे आगे निकल जाता है, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है या कौन सा ज़्यादा कम है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, ऑप्शन बी बेटा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सितारों के लिए लक्ष्य रखेंगे तब आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। अब समझिए, कहने का मतलब ये कि अगर आप सितारों तक पहुंचोगे, इतना ऊपर की सोच रखोगे, तब जाके आप चंद्रमा तक पहुंचेंगे। सितारे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना, चंद्रमा बहुत बड़ा होता है, तो आप सितारे की सोच रखोगे वो जो छोटे से चंद्रमा में पहुंचा तो आप कहीं बड़े पे पहुंचोगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सितारों के लिए लक्ष्य रखेंगे तब आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर आप सोचेंगे, जैसे एग्जाम में हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि 90% की सोच, तो 80% 90% की सोचेगा तब जाके कहीं 70% आएंगे, है ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि यूपी बोर्ड के बॉयज़ के हम तो 33% में पास हो गए, बस बहुत बढ़िया है, हमें पास होना था, पास हो गए, भगवान बचा लो। और कुछ लोग 80-90% पे भी रो रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ये है चलता है ना, तो बुरी बात चल रही है कि आप जब 80% की उम्मीद रखोगे तो आपके कहीं 70 आएंगे, 90 के रखोगे तो आपके 80 आएंगे। तो उसने ये कहा है कि सितारों के अगर आप लक्ष्य रखोगे तब जाके आप चंद्रमा पर पहुंचोगे, ये कथन है। इसका मतलब ये है, मैंने आपको समझा दिया। निष्कर्ष क्या है? पहला बोला लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वे चंद्रमा से बड़े होते हैं। अब देखिए, लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वे चंद्रमा से बड़े होते हैं, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि कहीं भी छोटा कौन है और बड़ा कौन है इसके बारे में कथन में जिक्र नहीं है। अपने मन से आप मत सोचो, निष्कर्ष में, कथन निष्कर्ष में कुछ भी अपने मन से नहीं सोचते, जो कथन में दिया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है ऐसा उसने कहीं नहीं बोला, तो पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या बोला? खगोलविद तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं। अब देखो, खगोलविद के बारे में बात ही नहीं चली, जैसे खगोलविद दिखा, गलत, क्योंकि खगोलविद के बारे में कहीं कथन में जिक्र नहीं है। और जो कथन में जिक्र नहीं है, मैंने कल लिखवाया था, कल की वीडियो प्लीज देख लेना, कि कथन के बाहर की सारी बात आपके लिए क्या है? गलत है। कथन के बाहर के बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते, यानी कि दूसरा भी गलत। तो दोनों गलत है बेटा, दोनों गलत है। तो ऑप्शन सी, ना तो एक ना दो, चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना तो एक ना दो। डन। 5वां क्वेश्चन क्या है? कथन है कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर मतलब कि कहीं आत्मनिर्भर मतलब सब कुछ अपने आप, तेल भी अपने आप, दालें भी अपने आप, आपको कुछ भी बाहर से इंपोर्ट करना नहीं पड़ रहा। आप मोबाइल चला रहे हो तो सब मेड इन इंडिया, इस समय से हम मेड इन इंडिया चल रहा है ना, कि हमारे मोबाइल हाथ है, मोबाइल सब कुछ, घड़ी सब मेड इन इंडिया, कपड़े सब मेड इन इंडिया, मतलब जो आपको यूज़ करना है वो मेड इन इंडिया। तो इस समय चला था बीच में, लेकिन फिर भी चाइना के प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो वो चीज़ चल रही है कि इस समय कोई भी देश ऐसा नहीं जो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो इंपोर्ट करता ही है किसी दूसरे देश से, ये बात चल रही है। अब निष्कर्ष बोला, उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। पहला वाला सही। उसने बोला कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। भाई क्यों नहीं है आत्मनिर्भर? इसका रीजन ये है कि उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिसकी देश को आवश्यकता। मतलब देश को सपोज करिए हमें चाहिए मोबाइल एप्पल का चाहिए, लोग डिमांड है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी मशीनरी नहीं है, इतना प्रोडक्ट नहीं है। हमें कोई चीज़ सपोज करिए हमें तेल चाहिए, है ना, लेकिन हमारे यहाँ तेल की कमी है, पेट्रोल की कमी है, इतना उत्पादन नहीं, तो हम क्या करेंगे? लेकिन लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, बाइकें खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो जरूरत तो है, तो मजबूरी में हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है और असंभव है उतनी उत्पादन, क्योंकि भारत की जनसंख्या तो वैसे कितनी है, तो इतना उत्पादन करना भारत के लिए असंभव है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बस यही लिखा है कि उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। और इसी कारण क्या है, कोई देश अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। तो बिल्कुल कथन से निकल के आ रहा है, कथन से निकल के आ रहा है, तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए। देखो ये आप नहीं बोल सकते, है ना। क्यों नहीं बोल सकते? कथन में बोला है कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, इसका मतलब ये कहीं भी जाहिर नहीं होता कि देशवासी आलसी हो गए। यार देशवासी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन डिमांड है, इसलिए जरूरत है, तो आपको दूसरों से मंगाना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं भी ये जिक्र नहीं होता कि वो आलसी हो गए। तो दूसरा वाला गलत, यानी कि आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। डन। छठा बेटा, छठा है आजकल वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। कथन देखो आपको साइड में दिख रहा है, आजकल वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है भाई। निष्कर्ष क्या है? पहला, सभी वस्तुएं दुर्लभ होती जा रही हैं, मतलब दुर्लभ मतलब एंटीक या महंगी। नेक्स्ट, लोग वस्तुएं नहीं खा सकते हैं। अब देखिए इसको समझिए, वस्तुएं दुर्लभ होती जा रही हैं ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि आजकल वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका मतलब दुर्लभ का मतलब होता है एंटीक, मतलब
खरीद नहीं सकते। महंगी होने का मतलब ये नहीं होता है कि दुर्लभ है कोई चीज़, दुर्लभ मतलब होता है कि एंटीक समझ लो आप, कि एंटीक होती जा रही चीज़ एंटीक है ना। तो एंटीक नहीं है, महंगी होने के और कई कारण हो सकते हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि एंटीक है, दुर्लभ है। और दूसरा बोला सभी लोग वस्तुएं नहीं खा सकते हैं, तो यहाँ वस्तुएं खाने वाली हैं या कैसी हैं ये भी आप नहीं बता सकते, यानी कि छठे का आंसर होना चाहिए दोनों गलत। दोनों गलत का मतलब कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना 2। क्लियर? 7वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिर से साइड में दिख रहा है। कथन बोला गया घर पर उगाई गई फल और सब्जियां आयातित फल और सब्जियों का उपभोग करने की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, जिनका रखरखाव कृत्रिम परिस्थितियों का उपयोग करके फ्रेश दिखाई देने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। देखो आजकल क्या होता है कि आप सभी को पता है कि लौकी इतनी लंबी लंबी मिल जाती है हमें, है ना। और खीरा हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं जो सब्जियों को अच्छा करने के लिए, या केला हो गया, पकाने के लिए उसको जल्दी से इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि जब आप केमिकल डाल रहे हो किसी चीज़ में तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए आजकल हम लोग देख रहे हो कि स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं होता, बहुत कम उम्र में पेट निकल आता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। क्यों? हमें अच्छा पोषण नहीं मिल रहा। पुराने ज़माने के लोगों के दांत बाल कभी काले रहते थे, आंखें हमेशा सही रहती थी। आजकल बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक, लोगों को आप देखा होगा कि सबके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक आ गया, जबकि पहले 80-80, 90-90 साल तक लोगों को हार्ट अटैक नहीं आता था। पता है क्यों? क्योंकि तेल, रिफाइंड, ये कुछ इतनी हम लोग रसायन खा रहे हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इसमें यही बोला है कि आप जो घर में सब्जियां उगा रहे हैं, घर में फल उगा रहे हैं, वो उसकी अपेक्षा अच्छा है जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो उनको अच्छा दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है? केमिकल यूज किया जाता है। कृत्रिम मतलब वही एंटी, जो आप केमिकल लगा रहे हो, कृत्रिम परिस्थितियों का उपयोग करके फ्रेश दिखाया जाता है, जबकि फ्रेश होती नहीं है। तो ये कथन हो गया। अब निष्कर्ष बोला पहला, आयातित सब्जियां कृत्रिम स्थितियों के तहत बनाए रखी जाती हैं, और दूसरा घर पर उगाई गई फल और सब्जियां आमतौर पर ताजा होती हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि साफ साफ उसने बोला है कि जो आयातित होती है, जो आप आयात करते हो, खरीदते हो बाजार से, वो क्या होती है? कृत्रिम स्थितियों के तहत, मतलब ऐसे ही करा जाता है कि वो कच्ची तोड़ ली जाती है ताकि जल्दी खराब ना हो, और उनको इंजेक्शन लगा के पका दिया जाता है, फ्रेश दिखाई देता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको। तो बिल्कुल सही है, वही कथन में लिखा है, तो फॉलो कर रहे हैं। दूसरा बोला घर पर उगाई हुई फल सब्जियां आमतौर पर ताजा होती है। अब ये समझना पड़ेगा। तो आमतौर बोल दिया, इसलिए अगर आमतौर नहीं बोलेगा बेटा तो ये गलत हो जाएगा कि ताज़ा होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि घर पे हैं तो क्या ताज़ा रहेंगे, नहीं ना। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि जब हम घर पे अगर लौकी कर रहे हैं, लौकी की खेती, लौकी उगा रहे हैं, लौकी की बेल होती है, कोई भी घर पे अपने उगा सकता है। टमाटर हो गए, कोई भी घर में पेड़ लगा सकता है, जो नॉर्मल चीज़ है। तो ज़्यादातर जो हम घर में यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे वो हमें लगेगा पक्के सड़ने वाले तो हम उसको उतार लेंगे और खा लेंगे। तो आमतौर पर क्या होता है, जो हम घर में उगाते हैं वो क्या होती हैं? ताज़ा होती हैं, उनमें कोई केमिकल हम यूज़ नहीं करते। दूसरा वाला भी सही है बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 7वें का दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 8वें पे आते हैं बेटा। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है, एक लंबे, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहे हैं बेटा, मैं इसमें से देख रहा हूँ, आपको यहाँ शो करा रहा हूँ ताकि मुझे भी दिखता रहे, आपको शो कराता रहो। मुझे डायरेक्टली यहाँ नहीं दिख रहे हैं, बाद में एडिटिंग करके लाऊंगा क्वेश्चन। तो क्या बोला है? एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वह बहुत बातूनी और बोरिंग होता है। एक लंबे और पेचीदा विवाद मतलब कोई एक बहुत लंबा विवाद चल रहा है किसी चीज़ पर, उसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे घुस जाओगे और अपना बोलोगे तो आपको 2 मिनट में भागेंगे बेइज्जती करके। तो इससे अच्छा क्या है कि आप तब किसी पचड़े में जब आपको उस बारे में जानकारी हो। जानकारी ना हो तो चुप रह के सुनते रहो, जो हो रहा है होने दो। पता ही नहीं है तो उस बारे में क्या बहस करनी ना। तो ये बात उसने बोली है। अब पहला क्या बोला? सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। अब देखो, सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं ऐसा तो कथन में कहीं नहीं लिखा, और ऐसा कथन में कहीं नहीं लिखा, यानी कि पहला वाला तो बेटा क्या हो जाएगा? पहला वाला तो हो जाएगा गलत। डन। दूसरे पे आते हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं। दूसरा वाला सही। क्यों बेटा? उसने बोला है एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। मतलब क्या है? उसने कथन में जो बोला है वो साबित करना था हमें। तो इसने बोला सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं। तो उसने यही तो बोला है कि लंबे और पेचीदा विवादों में अगर आपको पढ़ना है तो आपको बुद्धिमान होना चाहिए। उसने निष्कर्ष में यही बोल दिया कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को झेलने में सक्षम होते हैं, यानी कि उसको वो हैंडल कर सकता है। यानी कि दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो 8th का केवल दो कौन से ऑप्शन में बेटा? केवल 2 है। यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बिल्कुल ठीक। तो बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 9वां क्या है? 9वां पढ़ते हैं। कथन है
अधिकांश भारतीय जानते हैं, साइड में दिख रहा है, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। बहुत अच्छे, मतलब अधिकतर लोग जो है भारत के, वो ये जानते हैं कि वो वेद पढ़ते आ रहे हैं, कहानियां पढ़ते आ रहे हैं कि रावण उस जमाने में ऐसा, उसके पास जहाज था जिसमें सीता जी का अपहरण करके लेके गया था कि वो कहता था उड़ो तो वो उड़ जाता था, नीचे उतरो तो नीचे, मतलब आवाज से चलने वाला एरोप्लेन उसके पास उस समय में था। आज भी लोग सर्च कर रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि अधिकांश भारतीय मानते हैं, जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, यानी कि पुराने जमाने से टेक्नोलॉजी आज आप लोग अब यूज कर रहे हो टेलीस्कोप का, इन चीज़ों का। लोग पहले के ज़माने में बता दिया करते थे ऐसे ही देख के तारों की स्थिति को कि कैसे अंतरिक्ष में क्या हो रहा है ना। तो यानी कि पहले से हमारे पास क्या है, महान विरासत है। ज़्यादातर अधिकांश भारतीय ये बात जानते हैं, लेकिन कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो साइंस है, साइंस को मानते हैं, विरासत को नहीं मानते, ऐसा उसने बोला। ये शामिल करते हैं, मतलब इसको भी मानते हैं, विज्ञान को भी शामिल करते हैं, ऐसा उसने बोला, लेकिन विज्ञान पे ज़्यादा जोड़ देते हैं, ये कहने का मतलब है। निष्कर्ष क्या है? पहला, अनेक भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। और दूसरा, अनेक भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत। देखो दूसरा वाला तो गलत हो गया। क्यों? उसने बोला था कथन में अधिकांश भारतीय जानते हैं, और आपने बोल दिया अनेक भारतीय नहीं जानते, तो विरोध कर दिया। विरोध तो आप कर ही नहीं सकते, यानी कि 8वें का दूसरा तो कभी भी, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है ये, 9वां क्वेश्चन है ना, हाँ, तो 9वें का दूसरा क्वेश्चन तो कभी भी किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता, ये बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। तो दूसरा तो बिल्कुल कट गया, कभी हो ही नहीं सकता। पहले भी ध्यान देना है कि अनेक भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है, मतलब ये है। तो इसको देखो आप समझो कि लोग कह रहे हैं कि अधिकांश भारतीय जानते हैं विज्ञान, भारत के पास एक महान विरासत है, और कुछ लोग इसमें विज्ञान को भी शामिल करते हैं, यानी कि विज्ञान की वजह से ऐसा है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनेक भारतीय ऐसा मानते हैं कि विज्ञान ने भारत को क्या किया है, और अच्छा बना दिया, और महान विरासत बना दी है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने आपने देखा कि आविष्कार किए है ना, इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, तो उससे क्या हुआ कि हमारा देश जो है तरक्की कर रहा है हर चीज़ में, मेड इन इंडिया, हर चीज़ खुद बना रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो महान विरासत, ये विरासत जो चल रही है हमारी, तो विज्ञान क्या कर रहा है, और हमारी विरासत को और ज़्यादा बड़ा बना रहा है, अच्छा बना रहा है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 10वां क्वेश्चन बेटा, 10वें में बोला नेता मनुष्य होते हैं, खत्म, और सॉरी, नेता मनुष्य होते हैं और सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी बात है, यानी कि नेता मनुष्य हैं और सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है। पहला बोला सभी मनुष्य नेता नहीं होते, सभी मनुष्य नेता नहीं होते। अब देखो, नेता तो मनुष्य होते हैं बेटा, लेकिन सभी मनुष्य नेता होते हैं ऐसा तो लिखा नहीं है, लेकिन उसने बोला नेता मनुष्य होते हैं। अब नेता मनुष्य होते हैं, इससे आप ये बता सकते हो क्या कि सभी मनुष्य नेता होते हैं नहीं होते? अब बच्चे क्या करते हैं, बोले हाँ सर सब मनुष्य नेता कोई होते हैं, हम नेता कोई हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अपनी बुद्धि लगा लेते हैं और सही कर आते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी, आपको कथन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। कथन में बोला नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्य नेता होते हैं या नहीं होते हैं इसके बारे में कथन में कहीं में जिक्र नहीं है, तो आप नहीं बता सकते। बच्चे क्या करते हैं, अपने मन से बोलते हैं कि हाँ सर सही बात है, सारे मनुष्य नेता कोई होते हैं। अपने मन से नहीं सोचना बेटा, निष्कर्ष है, कथन निष्कर्ष है, जो कथन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो इसमें आपने क्या किया, सभी मनुष्य नेता नहीं होते, आपने अपने पूर्व धारणाएं दे दी। अगर ये पूर्वानुमान होता, पूर्व धारणा होता, तो ये सही हो जाता, क्योंकि ये निष्कर्ष है। निष्कर्ष का मतलब ये कि 100% कथन में से आना चाहिए, अपने पास से कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। दूसरा बोला नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, दूसरा वाला सही है। क्यों? नेता मनुष्य हैं और मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता है, मतलब नेता को भी विश्राम की आवश्यकता है, वही उसने दूसरे वाले ने बोला है, दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, 11 में बोला शिक्षा, 11 में बोला है शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है, मस्तिष्क के ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए, शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है, मस्तिष्क के ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। मीनिंग ही समझ में नहीं आता बच्चों को, इतनी शुद्ध हिंदी है। तो आप शॉर्टकट में समझ लो कि जो नॉलेज है, शिक्षा है, वो आपके दिमाग की बत्ती जला देती है, आपको क्या करती है, इंटेलिजेंट बनाती है और आपको ज्ञानी बनाती है। बस इतना मतलब है, जिससे आप क्या करते हो, आप हर चीज में। लेकिन मस्तिष्क को अगर ज्ञान, तो मस्तिष्क को आपको अच्छा करना है, बढ़िया करना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, ये कहना चाह रहा है। निष्कर्ष क्या बोला, शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है। ठीक है। और दूसरा बोला शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है, शिक्षा
मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है, तो दोनों ही आपका सही है। क्यों? पहला तो साफ साफ दिख ही रहा है कि भैया शिक्षा क्या है, एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करती है। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो आपका माइंड क्या होता है, खुल जाता है, बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, नॉलेज आ जाती है। पहला वाला सही। दूसरा, शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है, तो देखो साफ साफ उसने बोला है मस्तिष्क के ज्ञानात्मक पहलुओं के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है जो आपको करनी ही चाहिए। डन? तो दूसरा वाला भी सही आंसर हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 12वां बोला हमारे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों की क्षीणता की ओर ले जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा लोग होंगे, जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो बहुत से ऐसे साधन होंगे जो अवेलेबल नहीं होंगे सबके लिए, है ना। अभी जैसे कि 100 लोग हैं और आपके 50 लीटर दूध है तो आप आधा लीटर सब में बांट दोगे, लेकिन अब 1000 लोग हो गए और दूध 50 लीटर ही है तो सब में नहीं पहुंच पाएगा, बहुत कम पहुंचेगा, जिससे किसी का भला नहीं होगा। तो बस वो वही कहना चाह रहा है कि हमारे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों की क्षीणता की ओर ले जाएगी। मतलब बहुत से साधन ऐसे हो जाएंगे जो बहुत कम लोगों तक ही पहुंच पाएंगे। अब निष्कर्ष क्या बोला, हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। और दूसरा बोला राष्ट्र अपने नागरिकों को एक शालीन जीवन निर्वाह नहीं प्रदान कर पाएगा। अब ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं बेटा? देखो, आपसे बोला हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, तो देखो नियंत्रित जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, यह आप नहीं बता सकते। फिर से आप अपने मन से सोच रहे हो, तो पहला वाला तो हो गया गलत। दूसरा वाला ध्यान से देखेंगे, दूसरे वाले में क्या बोला? दूसरे वाले में बोला कि अगर जनसंख्या ऐसी ही बढ़ती रही तो राष्ट्र अपने नागरिकों को एक शालीन जीवन निर्वाह नहीं प्रदान कर पाएगा। दूसरा वाला सही है। क्यों? शालीन का मतलब है कि हर इंसान को उसकी जरूरत की चीजें मिल रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो साधनों की कमी हो जाएगी, जैसा कथन में बोला है, और साधनों की कमी हो जाएगी तो हर इंसान जो है वो अपना जीवन एक शालीन नहीं कर पाएगा, अच्छे तरीके से नहीं जी पाएगा। फिर दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 13वां क्वेश्चन, 13वें में बोला जहां तक जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा और अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे, यानी कि ज्यादातर लोग गुजरात और बिहार में क्या है, अशिक्षित है। ठीक है। निष्कर्ष बोला पहला, गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है, और दूसरा बिहार में अशिक्षित गुजरात से अधिक है। देखो दोनों ही गलत हो जाएंगे। दोनों ही गलत क्यों हो जाएंगे? किसमें ज्यादा है और किसमें कम है ये आप नहीं बता सकते। किसमें ज्यादा है किसमें कम है ये आप नहीं बता सकते, इसलिए आंसर हो जाएगा दोनों गलत। दोनों गलत मतलब ना तो एक ना दो, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है, ये कहीं नहीं लिखा कथन में, और बिहार में अशिक्षित गुजरात से अधिक है, ये भी कहीं नहीं लिखा। दोनों एक दूसरे से आगे, लेकिन कौन ज्यादा कौन कम ये आप नहीं बता सकते, इसलिए पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत, दोनों ही गलत है। इनकम टैक्स ऑफिसर में आया हुआ क्वेश्चन है 2005 में। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, यह विश्व ना तो अच्छा है ना ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपने दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना बड़े ध्यान से। उसने बोला ये विश्व जो है ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। देखो आप अच्छे हो तो आपके लिए सब अच्छे, और आप बुरे हो तो आपके लिए सब बुरे। सिंपल सी बात है। मेरी दादी कहती है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, कभी अकेले कहीं चली गई, तो मुझे 10 लोग आ जाते हैं कि अल्लाह अम्मा मैं आपको बिठा देता हूँ, आपको चेयर दे देता हूँ, आपको आराम से चढ़ा देता हूँ बस में। वो तो दादी ये कहना है कि जब हम किसी का अच्छा करते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। हम दूसरे के लिए अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, ऐसा वो मानती हैं, और मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ। सिंपल सी बात है, मैं आपसे रेस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, मैं आपको रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी मुझे रेस्पेक्ट देंगे। और अगर मैं आपसे तू तरागे से बात करूंगा, आपको रेस्पेक्ट नहीं दूंगा, तो आप सामने चाहे थोड़ा सा रेस्पेक्ट करके ना बोलो कि पीछे आप गालियां जरूर दोगे। तो वो चीज़ क्या है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा बुरी लग जाए, ज़्यादा कुछ मैं गलत बोल दूँ तो आप मुंह पे भी उल्टा बोल दो, तो उससे क्या होगा, मैं आपकी रेस्पेक्ट नहीं करूँ तो आप भी मेरी रेस्पेक्ट नहीं करोगे। तो बस वही उसने बोला है कि यह विश्व ना तो अच्छा है ना ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। कि अगर आप जैसा खुद बोल रहे हो, जैसा खुद कर रहे हो, आपकी दुनिया वैसी ही रहेगी। आप अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करो तो आपके साथ बुरा होगा, ऐसा इस कथन में लिखा गया है। निष्कर्ष पहला बोला कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है, और दूसरा कुछ लोगों को यह विश्व काफी खराब लगता है। कुछ लोगों को यह विश्व काफी अच्छा लगता है और कुछ लोगों को यह विश्व काफी खराब लगता है। ये थोड़ा सा आपको समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप गलती करेंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। क्यों? यह विश्व ना तो अच्छा है ना ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। मतलब देखो, ये विश्व ना तो अच्छा है ना खराब, हर व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण खुद करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हर व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण खुद कर रहा है तो कुछ कोई अच्छा लगेगा?
क्योंकि ये अच्छा खराब नहीं है, जैसे आपकी सोच वैसा। तो जो लोग अच्छे होंगे उनको अच्छा लगेगा, जो लोग खराब होंगे उनको खराब लगेगा। तो पहले में बोला है कुछ लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगता है, बोले ठीक है। दूसरे में बोला कुछ को काफ़ी खराब लगता है, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, क्योंकि इसमें आपका नज़रिया है, इसमें विश्व की कोई लेना देना नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। 15वां, अच्छी आवाज़ एक प्राकृतिक देन है, लेकिन उसे बेहतर बनाने के लिए संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रत्येक को अभ्यास करते रहना चाहिए। मतलब अच्छी आवाज़ जो एक प्राकृतिक उपहार है, लेकिन अगर आपको अच्छे बनाए रखना है तो आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, अभ्यास करते रहना है। निष्कर्ष क्या है? पहला, प्रकृति की देन को पालन पोषण की जरूरत होती है। पहला वाला सही। क्यों सही? आपसे बोला अच्छी आवाज़ क्या है, प्राकृतिक उपहार है, लेकिन अगर आपको अच्छा करना है तो उसको उत्कृष्ट करना है, बेहतर बनाना है तो आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा। उसने क्या बोल दिया कि प्रकृति की देन को पालन पोषण की जरूरत होती है, यानी कि पहला वाला सही है कि प्रकृति ने जो चीज़ दी है उसकी आप अगर देखभाल नहीं करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग हो ही नहीं। देखो पेड़ पौधे कट रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, बारिश कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रकृति की देखभाल नहीं कर रहे, पेड़ पौधे नहीं उगा रहे, है ना। तो दूसरा, यद्यपि आपकी आवाज़ अच्छी ना हो फिर भी अभ्यास जारी रखना सकते हैं। दूसरा वाला गलत। क्यों गलत हो गया दूसरा वाला? उसने बोला यदि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो भी अच्छा गाओ, तो आप लोगों को सही लगेगा। बोले हाँ सही कह रहे कि अच्छी आवाज़ नहीं है तो क्या हम गाएंगे नहीं? ये क्या बात हुई, हम तो गाएंगे। तो बेटा गा लो, लेकिन कथन में कहीं नहीं लिखा है ऐसा। कथन में क्या उन लोगों की बात करी है जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं? बोल नहीं, कथन में बात चली जिनकी आवाज़ अच्छी है, तो आप सिर्फ उन्हीं के बारे में बता सकते हो। जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं है उनके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, और क्योंकि कुछ भी नहीं बोल सकते इसलिए दूसरा वाला गलत। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो 15वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन। 16वें में बोला राष्ट्रीय मानक प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बिस्तर हैं, परंतु इस राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बिस्तर हैं। देखिए, राष्ट्र का जो मानक है उन्होंने कहा है कि अगर 1000 लोग हैं तो आपके अस्पताल में 100 बेड होने ही चाहिए, क्योंकि 10% लोग बीमार हो सकते हैं। दूसरा बोला परंतु ये जो राज्य है, इसी कथन में बोला, लेकिन इस राज्य में 100 की जगह कितने 150 है, यानी कि होने चाहिए 100 लेकिन 150 है। तो अच्छी बात है ना कि 100 लोग 100 बोला है राष्ट्र ने, लेकिन आपके पास 150 यानी कि बहुत अच्छी बात है। तो कथन तो ये हो गया। दूसरा क्या बोला? हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त है, बिल्कुल सही। हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त है। देखो, राष्ट्रीय मानक प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बिस्तर है, परंतु इस राज्य के अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर 150 बिस्तर है। तो देखो, हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त है, ये आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? 16वें क्वेश्चन में आप ध्यान अगर देंगे, हम इसलिए नहीं बोल सकते बेटा क्योंकि राष्ट्रीय मानक में अब सब आ गया। यहाँ बात किसकी चल रही है? यहाँ बात चल रही है सिर्फ बिस्तर की, लेकिन इससे ये कभी भी पता नहीं चलता कि हमारे जो राष्ट्रीय मानक है, चाहे क्योंकि आपने बोला हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त हैं, तो ये किस चीज़ के बारे में बात चल रही है ये हम नहीं बोल सकते, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरे में बोला है 16वें क्वेश्चन में कि राज्य का स्वास्थ्य तंत्र इस मामले में पर्याप्त साधन नहीं रख रहा है। ये सही है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले बोला हमारे राष्ट्रीय मानक पर्याप्त है, तो किसके? हमारे किसके? एक राज्य की बात कर रहे हो, देश की बात कर रहे हो। और राष्ट्रीय मानक किस चीज के लिए है? स्वास्थ्य के लिए है या किस चीज के लिए? ये भी नहीं बोला, तो पहला वाला इसलिए गलत हो गया। दूसरा वाला सही है। क्यों? राज्य का स्वास्थ्य तंत्र इस मामले में पर्याप्त सावधानी रहेगा। स्वास्थ्य की बात कर रही है तो ये सही है। क्यों? क्योंकि जो स्वास्थ्य के मानक है वो सही है, 100 बिस्तर होने चाहिए, 150 है, तो स्वास्थ्य के मामले में राज्य अच्छा कर रहा है, बाकी का नहीं पता। दूसरा वाला सही। क्वेश्चन नंबर 17। नैतिकता और शील की अवधारणाओं का बलिदान किए बिना इस दुनिया में रह पाना और समृद्ध होना लगभग असंभव है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अच्छे हो, नैतिकता हो, आप में दया है, तो आप अगर ये सब कर रहे हो तो इनको नहीं छोड़ोगे तो आप दुनिया में रह नहीं पाओगे और अमीर नहीं बन पाओगे, समृद्ध नहीं हो पाओगे, असंभव सा है अच्छे बन के जीना, ये कहना चाह रहा है वो। निष्कर्ष से पहला, विश्व कुछ धारणाओं की केवल सराहना करता है लेकिन उन्हें आत्मसात नहीं कर पाता है। तो ये कुछ बच्चों को सही लगता है क्या कि जो देश है, जो विश्व है, वो तारीफ तो करता है कि हाँ भाई दया करनी चाहिए, काइंड होना चाहिए, लेकिन जब खुद के करने की बात आ रही है तो वो नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। कोई अगर अपना घर बेच देगा ना किसी के लिए, किसी गरीब के लिए, बोले अरे यार कैसा है ये, इनने तो सब कुछ बेच दिया एक के लिए, पता ना क्या चक्कर है, तो उसकी बुराई करने लगेगा। मतलब पता है जैसे पड़ोस वाली आंटियाँ होती है, वो जो चीज़ होती है वही चीज़ कि बुराइयाँ शुरू हो जाएंगी। कोई इंसान अच्छा काम भी करता है तो उसमें भी रोक टोक हो जाती है कि अगर मेरा मन कर रहा है मैं एक बैच चला लूँ जिसमें फ्री में बच्चों को पढ़ाऊँ, है ना। एक सोचा भी था लेकिन वो जगह की कुछ इशूरात इसलिए नहीं हो पाया, एक दो टीचरों से बात भी हुई थी हमारी, तो फिलहाल वो नहीं हो पाया, वो अलग कारण था। तो यहाँ क्या कि अगर अच्छा भी करेंगे तो उसमें भी इशू हो जाएगा कि फ्री में क्यों पढ़ा रहा है, कुछ तो लालच होगा, हो सकता है इसका कुछ और लालच हो, ये शायद कुछ चाह रहा है, मतलब बहुत गलत सोच है जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। तो यानी कि इंसान अच्छा करता है तो उसको अपनाता नहीं है, तो यानी कि ये सही लगता है आप लोगों को, लेकिन पहला वाला गलत है। क्यों गलत है? उसने कथन में कहीं ये नहीं बोला
कि विश्व धारणाओं को अपनाता है या केवल सराहना करता है। ऐसी बात कहीं भी नहीं लिखी कथन में, बस ये बोला है कि दुनिया में रह पाना असंभव है अच्छे कामों के साथ। तो इसमें ये नहीं बोला कि वो अपनाएगा नहीं अपनाएगा, सराहना करेगा नहीं करेगा, इसलिए पहला वाला गलत। दूसरा क्या बोला, नैतिकता और शील की अवधारणाएं जीवन में व्यवहार्य नहीं है। दूसरा वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि नैतिकता और शील के बारे में कथन में बात चल रही है और इसमें बोला है नैतिकता और शील की अवधारणा जीवन में व्यवहार्य नहीं है। दूसरा वाला सही है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल असंभव है जीना इसके प्रकार से, यानी कि दूसरा वाला सही, पहला वाला गलत। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है बेटा? 18 में बोला आपसे, सॉरी एक मिनट, आंसर चेक कर रहा था मैं, सही है आंसर। 18 में बोला पठन पाठन में रुचि जगाने के लिए स्कूल ने सन 2010 से ये अनिवार्य बता दिया है कि प्रत्येक छात्र प्रत्येक सप्ताह 2 किताबें पढ़े और पुस्तकों पर साप्ताहिक रिपोर्ट दे। बहुत अच्छा, 2010 में ये नियम लागू कर दिया गया। ये कहना चाह रहा है कि जो हर छात्र है वो एक सप्ताह में कम से कम 2 किताबें पढ़े और उसमें क्या करे, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाए कि मैंने क्या क्या पढ़ा और उसमें क्या क्या सीखा। ये उसने बोल दिया। पहला, बलपूर्वक पढ़ने में रुचि लगाई जा सकती है। देखो बलपूर्वक मार पीट के अगर मैं कहूँ पढ़ रीजनिंग कथन निष्कर्ष कर, करेगा तो करके रहेगा, तो करेगा ही करेगा। मैं मारता रहूँ पटाक पटाक पटाक, पढ़ पढ़ पढ़, तो क्या आपकी रुचि जागृत होगी? क्या आप पढ़ने के लिए इच्छुक हो जाओगे? नहीं। क्यों? किसी को भी मार के पीट के डांट के आप नहीं पढ़ा सकते। अगर बच्चे को खुद को अपने माँ बाप देख रहे हैं कि मुझे जॉब लगानी है, मेरे माँ बाप गरीब है, मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चा दिल से पढ़ेगा। अगर उसका मन नहीं है तो आप उसको कितना ही हाथ पैर जोड़ लो, कितना ही हाथ पैर तोड़ दो, नहीं पढ़ सकता तो नहीं पढ़ सकता, उसको आप नहीं पढ़ा सकते। कई बच्चे फिर आपके पास बहुत पैसा है, बच्चों को पढ़ने भेज देते हैं, उन्हें नहीं पढ़ना, वो आते हैं बुलेट से फ़ोन चलाते हैं, एप्पल का फ़ोन लेके आते हैं, इसके बाद करोड़ों रुपया लाखों रुपया, वो क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा ना, तो मन से पढ़ते ही नहीं। उनको आप मार लो डांट लो, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। कितने डांट लो, बेशरम हो चुके हैं। आपको क्लास के बाहर निकलते चले जाएंगे, टहल लेंगे, घूम लेंगे, तो उनको क्लास के बाहर निकल के भी कोई फायदा नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि भाई पढ़ ले, मान जाओ, प्यार से समझाते हैं। आप किसी को मार तो नहीं सकते, डांट तो नहीं सकते, क्योंकि मार डांट के कोई फायदा भी नहीं है, वो नहीं पढ़ेगा। आपकी बेइज्जती और हो सकती है, चलो उन्होंने लौट के जवाब दे दिया, आपकी कोई इज्जत नहीं रही। तो इससे अच्छा क्या है कि ठीक है यार, नहीं पढ़ने वाला तो उसको मार पीट के नहीं पढ़ा सकते, आप छोड़ो, फिर उसको कहो कि बेटा अब तुम जाओ अपने घर, बस खत्म हो गया, तुम नहीं पढ़ सकते, खत्म हो गई बात। तो इसमें बोला था यही कि बलपूर्वक पढ़ाने में रुचि लगाई जा सकती है, बोले नहीं, पहला वाला गलत हो गया कि ऐसा कथन में कहीं भी नहीं लिखा गया है। दूसरा बोला कुछ छात्र कालांतर में पढ़ने में रुचि विकसित कर लेंगे, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि क्या कर लेंगे क्या नहीं कर लेंगे ये भी कहीं कथन में लिखा हुआ नहीं है। दूसरा वाला भी गलत, आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। 19वां क्वेश्चन, 19वें में बोला स्त्री कल्याण और रोजगार पैदा करने संबंधित कार्यक्रमों में असमान रूप से धनराशि का बंटवारा तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जब हम इन दोनों क्षेत्रों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हैं। देखो ध्यान से, स्त्री कल्याण यानी कि महिलाओं की सुरक्षा या हर चीज़ों के लिए जो गरीब महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं हैं उनको अच्छा दिखाने के लिए स्त्री कल्याण मतलब ये हो गया। और रोजगार पैदा करना यानी कि बेरोजगार लोग हैं तो रोजगार पैदा करने के लिए संबंधित कार्यक्रमों में असमान रूप से धनराशि का बंटवारा तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है जब हम इन दोनों क्षेत्रों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हैं। यानी कि आप किसको कितना पैसा दे रहे हो, स्त्री कल्याण के लिए कितना पैसा दे रहे हो, बेरोजगारी के लिए कितना पैसा दे रहे हो, इससे पता चल जाता है कि आपका विषय, आपकी सोच क्या है। ये उसने कथन में बोला है। पहला, स्त्री कल्याण कार्यक्रमों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण रोजगार पैदा करने वाले कार्यक्रमों की तुलना में अधिक पक्षतापूर्ण है। क्या ऐसा कथन में कहीं लिखा है कि स्त्री कल्याण में ज्यादा पैसे दे रहे हो? बोले नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, तो पहला वाला गलत। दूसरा वो है ना गर्म मूवी सलमान खान, तो वो ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरा बोला सरकार दोनों कार्यक्रमों को समान महत्व दे रही है, तो देखो यार ये भी कहीं नहीं लिखा। उसने बोला है कि पता चल जाता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। अब समान महत्व दे रही है नहीं दे रही ये भी कथन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा गलत। तो आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि 37 क्वेश्चन है, 20 आज करा देता हूँ, बाकी के 17 क्वेश्चन जो मैं कल करा दूंगा। 2 क्लासों में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे पे समझ जाओगे। 20वां क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी, प्रत्येक कवि को सौंदर्य परक ज्ञान होता है। अब देखिए बहुत सी कविताएं लिखी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सौंदर्य परक का ज्ञान होता है प्रत्येक कवि को। सौंदर्य शास्त्र मूल्य आश्रित अध्ययन का एक भाग है, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र जो है मूल्य आश्रित अध्ययन का एक भाग है, ठीक है। पहला बोला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्य आश्रित अध्ययन किए, बिल्कुल सही है पहला। क्यों? उसने बोला रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी कविता लिखी, मतलब वो कवि है, तो उनको सौंदर्य का ज्ञान है, दूसरे वाले को मिला दिया मैंने। और सौंदर्य साथ मूल्य से अध्ययन का एक भाग है, तो यानी कि दूसरा वाला भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने तीनों को जोड़ दिया, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य परक का ज्ञान भी होते हैं, ज्ञान भी रखते हैं, और सौंदर्य शास्त्र क्या है मूल्य आश्रित अध्ययन का एक भाग है, यानी कि मूल्य आश्रित अध्ययन का भी ज्ञान है।
तो पहले ही बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए, बोले पहला वाला सही हो गया। तो केवल निष्कर्ष का अनुसरण करता है, ये हो सकता है। दूसरे पे आते हैं, पहले दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे में बोला उन्होंने तर्कशास्त्र और नीतिशास्त्र, देखो तर्कशास्त्र नीतिशास्त्र के बारे में कहीं बात हुई है क्या कथन में? बोले नहीं सर, इनके बारे में बात ही नहीं हुई। दूसरा वाला गलत हो गया, आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर? अब 20 तक थे, 1 से 20 तक वो सारे क्वेश्चन करा दिए। अब 21 से लेके और फिर 37 क्वेश्चन तक है, वो कल करेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन से थोड़े, और कल चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के 20 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे लगे, और अच्छे लगे तो साइड में देखिए, आपको दिखा दिया है। मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। कोई डाउट हो तो मुझे सेंड करो, शेयर करो, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादातर बच्चों को पहुंच पाए। ये चैप्टर बहुत दिक्कत देते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चे उतना सीख लेंगे। हो सकता है किसी बच्चे को, गरीब बच्चे को, आपको मेरी वजह से, मेरी वीडियो की वजह से उसका कल्याण हो जाए, उसकी जॉब लग जाए, और पुण्य आपको भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 नंबर से वो रह जाता है तो दुख होता है। ये काफ़ी बच्चे जो 1 नंबर से रह जाते हैं, शायद ये चैप्टर पढ़ें और ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, उसका 1 नंबर आ जाए और उसकी जॉब लग जाए, तो आपका भी उसमें कंट्रीब्यूट हुआ ना कि आपने वीडियो शेयर करी थी जिसकी वजह से उसका 1 नंबर बढ़ा, तो पुण्य आपको भी मिलेगा। तो जो भी बच्चा ऐसा हो जिसको रीजनिंग पढ़ने का मन हो, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, क्योंकि ये जो चैप्टर है कथन निष्कर्ष, ये आना ही आना है, लगभग आता है, और ज़्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो एटलीस्ट वो वीडियो भी देख लेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे घर पे, तो भी उनका कल्याण होने की संभावना है। तो कल मिलेंगे। आज के लिए अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा, वाणी को अपने विराम दूंगा, और कल रात 8 बजे रोज की तरह मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।